is full of theories about वेलकम डियर रॉकर्स। आज की मूवी की कई स्पेशलिटीज हैं, लेकिन सबसे खास स्पेशलिटी है इस मूवी का हीरो। मिस्टर मैन सीरीज और मूवी में जिस एक्टर ने हमें हंसा हंसा कर लौटपॉट कर दिया था, उन्होंने इस डिटेक्टिव मूवी में प्रूव कर दिया है कि वो एक दमदार एक्टर हैं। जी हाँ, इस मूवी के हीरो हैं रॉबिन एटिंगसन। मैग्रेट नाम के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर आधारित 4 मूवीज बनी है और हर मूवी में एक इंटरेस्टिंग और मुश्किल केस को सॉल्व करते हैं ऑफिसर मैग्रेट। आज हम देखेंगे सीरीज की पहली मूवी। ये कहानी 1950 के पेरिस में होती है। मोंटे नाम के स्ट्रीट पर लगातार कई औरतों का कत्ल हो रहा है। ये कत्ल कौन कर रहा है और उसका मकसद क्या है, इस बारे में पुलिस को तिनके जितना क्लू भी नहीं मिलता। और तब वे मैग्रेट की मदद लेते हैं, जो बहुत बारीकी से इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है और कातिल का पता लगाता है। इस कहानी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है इस एज ऑफ द सीट मूवी में, जिसका नाम है मैग्रेट सेट्स अ ट्रैप। मूवी की शुरुआत में 1950 के पेरिस को दिखाते हैं। पूरे शहर में डर फैला हुआ है क्योंकि मोंटे स्ट्रीट पर कई औरतों का बड़ी बेरहमी से कत्ल हो रहा है। न्यूज़पेपर सिर्फ एक बात छाप रहा है कि इस शहर में हो क्या रहा है, क्या पुलिस डिपार्टमेंट सो रही है। तभी एक पुलिस स्टेशन को दिखाते हैं जहां हमारा हीरो मैग्रेट सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। वो गहरी सोच में होता है कि इन कत्लों के पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्या कातिल एक साइको है? सारे कत्ल एक जैसे हुए हैं, लेकिन विक्टिम्स के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। सीन कट करके एक फैमिली को दिखाते हैं। एक औरत अपने कई बच्चों की देखभाल कर रही होती है। तब उसका पति घर आता है। फिर वो औरत बच्चों को पति के पास छोड़कर अपने छोटे बच्चे के लिए मेडिसिन लेने चली जाती है। मेडिसिन खरीदकर वो लौट रही होती है तो उसे एक सुनसान गली से गुजरना पड़ता है। पीछे से एक शैडो उसके पास आता है और यहाँ स्क्रीन ब्लैकआउट। इसके बाद सीधे पुलिस स्टेशन को कॉल आता है और जूनियर ऑफिसर्स टेंशन में मैग्रेट के ऑफिस में आ जाते हैं। उन्हें देखते हैं मैग्रेट समझ जाता है कि एक और कत्ल हो गया है। मैग्रेट स्पॉट पर जाता है और उसको पता चलता है कि लाश को सबसे पहले एक बार डांसर ने देखा था। अब मैग्रेट के असिस्टेंट्स बताते हैं कि पिछले कत्लों की तरह इस औरत का भी कत्ल हुआ है। इसकी छाती और पीठ पर चाकू से वार किया गया है। ना तो इस औरत के पैसे चोरी हुए हैं और ना ही इसे सेक्सुअली अब्यूज किया गया है। और तब मैग्रेट देखता है कि मेडिसिन बिखरे पड़े हैं। उसे बहुत बुरा लगता है कि बेचारी दवा लेने के लिए गई थी और साइको ने इसका खून कर दिया। अगले सीन में मैग्रेट विक्टिम के घर पर जाता है तो उसका पति बच्चों को संभालते हुए फूट फूट कर रो रहा होता है। मैग्रेट उससे कुछ पूछ ही नहीं पाता। फिर मैग्रेट उस क्लब में जाता है जहाँ की बार डांसर ने लाश को पहले देखा था। डांसर बताती है कि मैं रोज उसी स्ट्रीट से होकर घर जाती हूँ। कल घर जाते वक्त मैंने देखा कि उस गली में एक औरत मरी पड़ी हुई है। अगर मैं जरा जल्दी घर के लिए निकलती तो शायद उस लड़की की जगह मैं मारी जाती। ये कहकर वो बहुत रोने लगती है और बहुत घबराई भी होती है। मैग्रेट को उसका डर समझ में आता है और वो उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि टैक्सी में सेफ घर पहुंच जाना, ओके। लेकिन वो कहती है कि आज तो आप टैक्सी के पैसे दे रहे हैं, लेकिन रोज मुझ जैसी पता नहीं कितनी औरतों को उस गली से गुजरना पड़ता है। उन सब की सेफ्टी के लिए आप क्या करने वाले हैं? जल्दी से जल्दी उस कातिल को पकड़ लीजिए प्लीज। उसकी बात मानकर मैग्रेट का दिल बहुत भारी हो जाता है और वो ठान लेता है कि वो किसी भी तरह अब इस केस को सॉल्व करके रहेगा। पुलिस स्टेशन के बाहर जर्नलिस्ट उन्हें घेर लेते हैं कि क्या आप ये केस सॉल्व करेंगे या फिर अगले कत्ल का इंतजार कर रहे हैं। मैग्रेट को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे चला जाता है। अब स्टेशन में मरी हुई औरत का मेडिसिन बोतल देखकर मैग्रेट कुछ सोचने लगता है। तब उसके असिस्टेंट्स बताते हैं कि मिनिस्टर आपको देखना चाहते हैं। मैग्रेट और उसका सीनियर मिनिस्टर से मिलने जाते हैं। मिनिस्टर चिल्लाता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो और कितने खून होने का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारी नाकाबिलियत की वजह से मेरी पदवी चली जाएगी। वो लाउड स्पीकर की तरह इनके कान फाड़ रहा होता है, लेकिन मैग्रेट बहुत ही शांत बैठा होता है। चीफ कहता है कि मैग्रेट इस तरह के केसेस को सॉल्व करने में बहुत एक्सपर्ट है, वो जल्द ही कातिल को पकड़ लेगा, प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए। अब मैग्रेट बताता है कि हर कत्ल में कोई ना कोई क्लू जरूर होता है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्टिम्स के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है और हर औरत अलग अलग प्रोफेशन को बिलोंग करती है। इन कत्लों में सिर्फ 2 बातें कॉमन है। एक तो सारे कत्ल मोंटे स्ट्रीट में हो रहे हैं और सिर्फ रात को ही हो रहे हैं। मिनिस्टर कहता है कि मुझे रीजंस नहीं रिजल्ट्स चाहिए, तुम कुछ भी करके कातिल को पकड़ो। अगले सीन में मैग्रेट लास्ट विक्टिम के घर पर जाता है और उसके पति को एक मेडिसिन बोतल देता है जो क्राइम सीन पर मिली थी। उसकी बेटी पूछती है कि मेरी माँ कब आएगी। बेचारी ये भी नहीं जानती कि उसकी माँ अब नहीं रही। मैग्रेट अब बहुत परेशान हो जाता है कि इन बच्चों को ये आदमी कैसे संभालेगा। फिर मैग्रेट बच्चों के साथ कुछ देर खेलकर अपने घर आता है। उसकी पत्नी रेडियो पर वही घिसी पिटी न्यूज सुन रही होती है कि कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं, पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मैग्रेट तंग आकर रेडियो ऑफ ही कर देता है। यहाँ पता चलता है कि पुलिस वालों की जिंदगी सच में स्ट्रेसफुल होती है, पर उसकी पत्नी उसे मोटिवेट करती है कि सब्र से काम लो, तुम इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाओगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। अब मैग्रेट का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है और वो पूछता है कि खाने में क्या बना है। मैं खाना क्यों बनाऊंगी, आज तुम्हें याद नहीं है कि हमें डॉक्टर के यहाँ डिनर पे इनवाइट किया गया है, भूल गए तुम। अगले सीन में उस डिनर पार्टी को दिखाते हैं जहाँ कई लोग आए हुए हैं।
वहाँ भी इस सीरियल किलिंग के बारे में ही बातें हो रही होती हैं। कुछ लोग तो मैग्रेट से कहते हैं कि कातिल ये सारे खून पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। वो चाहता है कि प्रेस और आम लोग उसकी चर्चा करें, लोग उसके बारे में बात करें। अब इससे पहले मैग्रेट कुछ रिएक्ट कर पाता, उसकी पत्नी उसको बचाने के लिए आ जाती है और कहती है पार्टी में मैं भी हूँ, चलो ना डिनर करने एंजॉय करते हैं। पार्टी खत्म करके दोनों घर जाते हैं। रास्ते में उसकी पत्नी कहती है कि अगर हमारी बेटी जिंदा होती तो आज उसका 23rd बर्थडे होता है ना। इनकी बातों से पता चलता है कि इनकी बेटी बचपन में चल बसी। अब मैग्रेट टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि पार्टी में कई लोग एक ही बात बोल रहे थे कि कातिल चाहता है कि लोग उसके कत्लों के बारे में ज्यादा बातें करें। क्या कोई सिर्फ इसके लिए खून कर सकता है क्या? उसकी पत्नी इस बात से सहमत नहीं होती, लेकिन मैग्रेट को लगता है कि यह सच भी हो सकता है और अगर लोग कातिल की चर्चा करना बंद कर दें तो उसे गुस्सा आ जाएगा और वो सामने आएगा। अगली सुबह पुलिस वाले एक आदमी को पकड़कर स्टेशन लेके आते हैं। उसका चेहरा कैप से कवर किया गया होता है। रिपोर्टर्स चिल्लाते हैं कि क्या यही कातिल है, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता और पुलिस वाले उस आदमी को घसीटकर अंदर लेके आते हैं। स्टेशन के अंदर आकर वो आदमी हे करके हंसने लगता है। असल में ये एक पुलिस कांस्टेबल है। ये मैग्रेट का ही प्लान था। वो प्रेस और जनता को विश्वास दिलाना चाहता था कि कातिल पकड़ा गया, तब वे इस केस के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और इस बात से कातिल गुस्सा होकर जरूर सामने आएगा। वो अगला कत्ल करने की कोशिश करेगा और हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। यही मैग्रेट का प्लान है। अब वो प्रेस को कंफ्यूज करने के लिए बाहर आता है। वे पूछते हैं कि क्या यही खूनी है। मैग्रेट कैजुअली कहता है कि इंक्वायरी चल रही है, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। ये कहकर वो चला जाता है। रिपोर्टर्स तो अब अपने बाल उखाड़ने लगते हैं कि जिस आदमी को पुलिस अंदर लेकर गई है वो है कौन, आखिर वो पकड़ा कैसे गया, पुलिस हमसे क्या छुपा रही है। अगले सीन में पास की बेकरी से पुलिस वालों के लिए कुछ स्नैक्स डिलीवर किए जाते हैं। एक रिपोर्टर बेकरी वाले को पैसे देकर कहता है कि तुम बाहर आकर बताना कि अंदर क्या बातें चल रही है, पर प्रेस वाले नहीं जानते कि मैग्रेट भी इसी का इंतजार कर रहा था। जब बेकरी वाला डोर नॉक करता है तो मैग्रेट अपने ऑफिसर्स को अलर्ट कर देता है कि शुरू करो। अब जैसे ही वो अंदर आता है तो वे उस कांस्टेबल को पकड़कर टॉर्चर करने की एक्टिंग शुरू करते हैं। कांस्टेबल मुंह छुपाकर हंस रहा होता है। बता फरवरी की उस रात, इतना कहकर पुलिस ऑफिसर चुप हो जाता है। मैग्रेट ने इन्हें खूब ट्रेनिंग दे रखी है कि उसके अंदर आते ही तुम बीच में इंक्वायरी रोक देना, वरना उसे शक होगा। बेकरी का आदमी चारों ओर देखता है और धीरे से स्नैक्स बॉक्स वहीं रख देता है और फिर बाहर आ जाता है। जब वो दरवाजे के पास जाता है तो वह इंक्वायरी को फिर से शुरू कर देते हैं। बता कि फरवरी 2 को उस रात हुआ क्या था। दरअसल फरवरी 2 को पहला कत्ल हुआ था। अब बेकरी वाला बाहर आकर रिपोर्टर्स को बता ही देता है कि हाँ, वो सच में कत्ल के बारे में ही उस कातिल से पूछताछ कर रहे हैं। लगता है वही खूनी है। यहाँ अंदर पुलिस वाले हंस रहे होते हैं। अब ये खबर फैल जाती है कि पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया, लेकिन मिनिस्टर के पूछने पर मैग्रेट बता ही देता है कि हाँ, ये एक फेक अरेस्ट था। मैंने अपने 200 आदमी इस काम पर लगा दिए हैं। वे पब्लिक प्लेसेस में जनता के साथ मिक्स होकर चल फिर रहे हैं। मेरी टीम जल्द ही कातिल को पकड़ लेगी। अब मिनिस्टर डांटता है कि बिना मेरी परमिशन के तुम इतने सारे लोगों की जान रिस्क में कैसे डाल सकते हो। अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी, समझे? ओके सर, मैं देख लूंगा। ये कहकर मैग्रेट चला जाता है। अब स्टेशन में मैग्रेट अपने असिस्टेंट्स को बताता है कि हमें 12 वीमेन पुलिस चाहिए जिनके बाल काले हैं और जिन्हें सेल्फ डिफेंस आता हो। उसके असिस्टेंट्स तुरंत 12 वीमेन पुलिस को लेके आ जाते हैं। मैग्रेट उनको बताता है कि तुम्हें मोंटे स्ट्रीट और उसके आसपास घूमना है। कातिल जरूर तुम में से किसी पर अटैक करेगा। हम तुम्हें बचाने आ जाएंगे, लेकिन अगर हमें किसी वजह से देरी हुई तो तुम्हें अपना सेल्फ डिफेंस खुद करना होगा। इसमें रिस्क जरूर है, लेकिन अगर तुम सब अलर्ट रही तो ये काम कर सकोगे। 200 ऑफिसर्स तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आम लोगों की तरह ही बिहेव करना है। इस तरह ये मिशन होता है शुरू। अब शहर में लोग एकदम नॉर्मल हो गए हैं क्योंकि पुलिस ने कातिल को पकड़ लिया और किसी को डरने की जरूरत है ही नहीं। मैग्रेट एक बार में होता है और वहां पर एक रिपोर्टर आकर पूछती है कि क्या आपने सच में कातिल को पकड़ लिया या फिर कोई गेम खेल रहे हो। मैग्रेट बिना कुछ कहे बाहर आ जाता है। उस रात मैग्रेट अपना गन लोड करता है और मोंटे स्ट्रीट के पास आता है। लोगों के बीच लेडी कांस्टेबल्स भी घूम रही होती हैं। एक कांस्टेबल किसी आदमी से बात कर रही होती है और कुछ देर बाद वो उस आदमी को बाय कहकर एक गली में जाती है। अचानक पीछे से कातिल उस पर अटैक करता है। वो सेल्फ डिफेंस करती है और उसको रोक लेती है, पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी लगता है और एक सर्जिकल नाइफ से उसे चीरने की कोशिश करता है। वो चिल्लाने लगती है और दूसरे पुलिस वाले उस ओर भाग कर आते हैं। इतने में कातिल उसे नीचे गिराकर उसकी ड्रेस को काट लेता है, फिर उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को आते देखकर वो भाग जाता है। इसी बीच मैग्रेट का एक असिस्टेंट जो जरा बुजुर्ग है वो कातिल को चेस करने लगता है, लेकिन उसे मिस कर देता है। यहाँ मैग्रेट उस लेडी कांस्टेबल को कार में ले जाकर पूछता है कि वो कैसा दिखता है। वो बताती है कि उस आदमी ने ब्लू कोट पहना हुआ था और उसका कद मुझसे छोटा था। वो ये सब कुछ जब बता रही होती है तो बहुत नर्वस होती है और उसके हाथ में कातिल के कोट का एक टुकड़ा भी होता है जिस पर बटन लगा है। अब उसकी टेंशन को देखकर मैग्रेट उसे स्टेशन में लेके आता है और वहाँ वो जरा आराम से बात करती है। वो कहती है कि उस आदमी की उम्र लगभग 30 साल
साल होगी और उसकी उंगली में एक वेडिंग रिंग भी थी। वो पूछता है जिससे तुम बात कर रही थी वो आदमी कौन था? सर वो तो मेरा बॉयफ्रेंड था, मुझे लगा कि उसके साथ कैजुअली बात करूंगी तो नेचुरल लगेगा, कातिल को शक नहीं होगा। फिर मैग्रेट उसकी समझदारी के लिए उसकी तारीफ करता है और कहता है कि अब तुम जा सकती हो। अब मैग्रेट उस कपड़े के टुकड़े और बटन को फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास लेके जाता है। वो बताता है कि ये किसी डिजाइनर कोट का बटन लगता है, इस पर एक बारीक ब्लू धागा भी है, मतलब कातिल जरा स्टाइलिश ड्रेसिंग सेंस वाला आदमी है। इस कपड़े के मटेरियल से हम इसके मैन्युफैक्चरर का पता लगा सकते हैं, इस तरह हम कातिल के करीब पहुंच सकते हैं। यहाँ स्टेशन में वही रिपोर्टर जो बार में मैग्रेट से मिली थी वो पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाती है। पुलिस वाले उसे बाहर भेज देते हैं, लेकिन वो उस लेडी कांस्टेबल को देख लेती है जिस पर अटैक हुआ था। वो जान जाती है कि मैग्रेट कोई गेम खेल रहा है। वो सब कुछ गैस करके अपने पेपर में छपवा देती है। अगले दिन न्यूज़पेपर पढ़कर मैग्रेट की पत्नी जरा नाराज होकर पूछती है कि आप एक औरत को इस तरह कैसे यूज कर सकते हो, अगर उसे कुछ हो जाता तो? मैग्रेट गुस्से में कहता है कि दोष निकालना तो सब जानते हैं, लेकिन मैं और मेरी टीम कितना रिस्क ले रही है ये कोई नहीं समझ सकता। न्यूज पढ़कर मिनिस्टर पुलिस चीफ से कहता है कि अब बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है, तुम मैग्रेट को इस केस से हटा दो और एक नया इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करो। लेकिन पुलिस चीफ मैग्रेट को ही सपोर्ट करता है और थोड़ा टाइम मांगता है। अब मिनिस्टर तो जिद पकड़ लेता है कि तुम उसे हटाते हो या मैं तुम्हें चीफ की पोजीशन से हटा दूं। दूसरी ओर मैग्रेट के असिस्टेंट्स उसे बताते हैं कि हमने उस बटन के मैन्युफैक्चरर का पता लगा लिया है। उन्होंने इस तरह के बटन्स को डायरेक्टली टेलर्स को बेचा है। पेरिस में तो उन्होंने 28 टेलर्स को बटन्स बेचे हैं। उनमें से हमने 10 लोगों की लिस्ट बनाई है जो इस तरह का ब्लू थ्रेड यूज करते हैं। हम दोनों 5-5 टेलर्स से मिलेंगे और कल सुबह तक आपको रिपोर्ट दे देंगे सर। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड बॉयज। ये कहकर मैग्रेट कॉल काट देता है। अब मैग्रेट की एनर्जी थोड़ा बढ़ जाती है, चलो ये केस सॉल्व होने की कगार पर आ गया है। लेकिन तभी चीफ उसे बुरी खबर देता है कि मिनिस्टर इस केस को एक नए ऑफिसर को सौंप रहा है। नया ऑफिसर कल आने वाला है। अब मैग्रेट के पास यानी कि एक दिन का टाइम है। वहाँ मैग्रेट के असिस्टेंट्स उन 10 टेलर से मिलते हैं। एक टेलर अपने कस्टमर के बारे में बताता है जिसकी उम्र, कद, ड्रेस करने का तरीका बिल्कुल उससे मैच कर जाता है। लेडी कांस्टेबल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने यही सब बताया था। वो उस कस्टमर के एड्रेस को लेता है और मैग्रेट को इन्फॉर्म करता है। फिर मैग्रेट और उसका असिस्टेंट अपने गन्स लोड करके उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। ये मार्शल नाम के आदमी का घर है। मार्शल की पत्नी दरवाजा खोलती है और कहती है मेरे पति आराम कर रहे हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अब मैग्रेट चारों ओर देखता है तो हर तरफ पेंटिंग्स और कलाकृतियां रखी होती है। मैग्रेट कहता है कि आप डिस्टर्ब मत कीजिए, लेकिन हम तो उन्हें जरूर डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि हम पुलिस हैं। अब मार्शल बाहर आता है और स्टाइलिश तरीके से पूछता है कि बताइए जेंटलमैन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैग्रेट पूछता है कि आपने हाल ही में एक नया कोट पहना था, मुझे वो कोट देखना है। वो तुरंत एक कोट लेकर बाहर आता है, लेकिन वो तो कोई दूसरा ही कोट है जो पुलिस के सैंपल से मैच नहीं करता है। अब मैग्रेट उसका वार्डरोब देखना चाहता है और वो भी तुरंत अपना वार्डरोब खोलकर दिखा देता है। असिस्टेंट अपने सैंपल को यूज करके सारे कोट्स के साथ मैच करके देखता है, लेकिन एक भी मैच नहीं होता। अब मैग्रेट अपना सैंपल दिखाकर पूछता है क्या इस तरह का मटेरियल का कोट तुम्हारे पास है? मार्शल मान लेता है कि हाँ मेरे पास इस मटेरियल का कोट है। अच्छा हुआ बेटा तू मान गया, अगर तूने इनकार किया होता तो तेरी खैर नहीं। इस तरह मन में सोचकर मैग्रेट पूछता है कि हाँ दिखाइए जरा वो कोट कहाँ है। तो मार्शल भाई साहब कहते हैं कि सर उस कोट पर गलती से मेरे दोस्त का सिगरेट लग गया था और वो जल गया, इसलिए मैंने वो कोट एक भिखारी को दे दिया। वो पूछता है कि तुमने ये पुण्य का काम कब किया बेटा? सर 1 हफ्ते पहले। अब मैग्रेट सबको चुप कराकर मेड को बुलाता है। कल रात तुम घर कब आई थी? उस वक्त मार्शल कहाँ पर था? वो बताती है कि मैं 9 बजे यहाँ से निकली और उस वक्त तो ये यहीं पर थे। क्या तुम मार्शल के एक ब्लू कोट के बारे में जानती हो जिस पर सिगरेट से छेद किया गया था? नहीं सर, मैंने इनकी कॉस्टली कोट्स को हाथ भी नहीं लगाया, ना ही मैं कभी लगाती हूँ। अब मैग्रेट 1 मिनट सोचता है और अचानक कहता है कि इस आदमी को अरेस्ट करके स्टेशन ले आओ। अरे वाह, अरेस्ट क्यों करेंगे? वो कहता है कि 2 ऑफिसर्स तुम्हारे घर पर आकर तुमसे इतने सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि यहाँ हुआ क्या है। हमने कोट मांगा, तुमने कोट लाकर दे दिया। वार्डरोब देखना चाहते थे तो तुमने तुरंत खोलकर दिखा दिया। हमारे सारे सवालों का जवाब एकदम रेडीमेड रखा था क्या तुमने? हमें पागल समझा हुआ है क्या? हम दृश्यम 2 भी देख चुके हैं, समझे? नाटक बंद करो और चलो थाने। इस तरह उसी की बातों में उसे ट्रैप करके मैग्रेट उसे स्टेशन लेके आता है। हमेशा की तरह रिपोर्टर्स इस बार भी चिढ़ाते हैं कि ये किस स्टेशन का कांस्टेबल है, पर इस बार मैग्रेट उन्हें मार्शल का नाम बताकर उसे अंदर लेके आता है। डॉक्टर्स मार्शल को चेक कर रहे होते हैं और उसका फोटो भी लिया जाता है। एक असिस्टेंट पूछता है कि क्या आप श्योर हैं कि यही कातिल है? मैं 100% श्योर हूँ और तुम लोग उस भिखारी को ढूंढो जिसे इसने अपना कोट दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भिखारी है, ये जरूर झूठ बोल रहा है। अब वे मार्शल की पत्नी से पूछते हैं तो वो बताती है कि मार्शल एक आर्टिस्ट है, लेकिन इतना अच्छा और फेमस आर्टिस्ट भी नहीं है।
ना ही वो इतना कमाता है कि एक शानदार घर, नौकर चाकर, कॉस्टली वार्डरोब, कोट वगैरह खरीद सके। दरअसल ये धन दौलत उसकी पत्नी की है और मार्शल अपनी पत्नी के पैसों से इतना शानदार लाइफ जी रहा है। यहाँ मार्शल बताता है कि वो इस सिटी को बिलोंग नहीं करता और उसके पिता बहुत पहले मर गए थे। मेरी माँ इसी सिटी में रहती थी। अब मैग्रेट और उसका बुजुर्ग असिस्टेंट मार्शल की माँ से मिलने जाते हैं। असिस्टेंट बताता है कि जिसे मैंने उस रात चेज किया था उसका स्ट्रक्चर और मार्शल का स्ट्रक्चर सेम लगता है। यहाँ मार्शल की माँ अजीब तरह से बैठी होती है और पूछती है कि कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो। एक्चुअली हम पुलिस वाले हैं और मॉन्टे स्ट्रीट में हो रहे सीरियल किलिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। आपके बेटे को हमने अरेस्ट भी कर लिया। वो एकदम भड़क जाती है, अपने बेटे का फोटो दिखाकर कहती है कि क्या इस मासूम ने खून किया है? आपकी हिम्मत कैसे भी उसे अरेस्ट करने की? मैं अभी उसको रिहा करवाती हूँ। इस तरह चिल्लाकर वो उनके साथ स्टेशन आ जाती है। मैग्रेट मार्शल की माँ से मिलने इसीलिए गया था क्योंकि उसे शक था कि शायद मार्शल एक साइको है और उसे अपनी माँ और पत्नी से इतनी नफरत है कि वह दूसरी औरतों का कत्ल कर रहा है। मैग्रेट को लगा कि उसकी माँ से मिलकर उसके बैकग्राउंड का पता लग सकता है। मार्शल की माँ रिपोर्टर्स को धक्का देकर अंदर आती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, शहर के बड़े से बड़े लॉयर को मैं हायर करूंगी और अपना घर बेचकर भी मैं तुम्हें रिहा करवाऊंगी बेटा। इस तरह वो बहुत ही इमोशनली बोलने लगती है। मार्शल चिल्लाता है कि थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखो। फिर वो कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर से शुरू हो जाती है कि तुम्हारी प्यारी बीवी अब तक नहीं आई। वो सर झुकाकर चुपचाप बैठा रहता है। अब पुलिस वाले सवाल करते हैं तो वो कहती है, मैं और मेरा बेटा तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं जाकर सबसे नामी लॉयर को लाऊंगी और तुम सबको सस्पेंड करवाऊंगी। मैग्रेट को उसकी बातों से पता चलता है कि मार्शल की माँ उसकी पत्नी को पसंद नहीं करती है। अगले सीन में उस लेडी कांस्टेबल को क्राइम स्पॉट पर बुलाते हैं जहाँ कातिल ने उस पर अटैक किया था। वहाँ 4 सस्पेक्ट्स को खड़ा करके पूछा जाता है कि क्या इनमें से कोई उस अटैकर से मिलता जुलता है। वो मार्शल के पास जाकर कहती है कि मुझे तो यही लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। फिर उनका साइड प्रोफाइल दिखाया जाता है, लेकिन तब भी कांस्टेबल 100% श्योर नहीं होती कि वो आदमी मार्शल ही था। अब मैग्रेट बड़ी दुविधा में पड़ गया है क्योंकि उसे कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल रहा है। अगले दिन नया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आ ही जाता है। पुलिस चीफ उसे मैग्रेट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है ताकि नया ऑफिसर केस का चार्ज ले सके, लेकिन मैग्रेट वहाँ होता ही नहीं। इतने में एक असिस्टेंट दूसरे से कहता है कि मार्शल ने जिस भिखारी को अपना कोट दिया था मैंने उसे ढूंढ लिया है। मैंने उसका कोट भी चेक कर लिया है। उस कोट पर सिगरेट से किया हुआ होल भी है और उसमें एक भी बटन मिसिंग नहीं है। वो फटता हुआ भी नहीं है। तो क्या मार्शल कातिल नहीं है? क्या मैग्रेट गलत आदमी को पकड़ के लेके आ गए हैं? और तब दिखाते हैं कि मैग्रेट लॉकअप में मार्शल से उसकी माँ के बारे में पूछ रहा है। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, मेरी माँ कुछ ही देर में एक बड़े लॉयर को लेके आएगी और तुम सबको बुरी तरह फंसाएगी। मैग्रेट कहता है कि उसका चांस ही नहीं है। फिर मैग्रेट बताने लगता है कि अब तक उसने इस केस में क्या क्या पता लगाया है। तुम्हारी माँ अमीर थी, लेकिन अभी उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक बड़े लॉयर को हायर कर सके। और रही तुम्हारी बात, तुम खुद को एक आर्टिस्ट मानते हो, लेकिन तुमने आज तक ढंग का एक भी आर्ट नहीं बनाया। तुम खुद अपनी पत्नी के पैसों से बड़े ठाठ से जी रहे थे, लेकिन अब तुम्हारी पत्नी के पास भी पैसे नहीं है, इसलिए बड़े लॉयर के सपने देखना तो छोड़ दो और मेरे सवालों का जवाब ठीक ठीक दो। और तब उसके असिस्टेंट्स भिखारी वाला कोट लाकर दिखाते हैं जिसमें सिगरेट का होल होता है। ये कोट सच में भिखारी के पास था। ये सुनकर मैग्रेट जली हुई जगह को ध्यान से देखता है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुला भेजता है। असिस्टेंट्स बताते हैं कि वो नया ऑफिसर आ गया है, फिलहाल तो मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा, फिर देखता हूँ वो चार्ज कैसे लेता है। उससे मिलने से पहले मुझे ये केस कैसे भी करके सॉल्व करना होगा। ये कहकर मैग्रेट अपने असिस्टेंट्स के साथ मार्शल के घर जाता है क्योंकि बिना एविडेंस के वो मार्शल पर केस नहीं कर सकता। उन्हें एक सर्जिकल नाइफ मिलता है जिसे पेंटिंग्स में कर्व करने के लिए यूज करते हैं। वे उसे उठाकर रख लेते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। चीफ डांटता है कि तुम कहाँ गायब हो गए थे? यह है नया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर सर, एक मिनट। इस तरह चीफ को टोक कर मैग्रेट कहता है कि मार्शल ही कातिल है और मुझे सॉलिड एविडेंस मिल चुका है। इस सर्जिकल नाइफ से उसने कत्ल किए हैं और मार्शल अपने झूठ की वजह से फंसा हुआ है। उसने कहा था कि 1 हफ्ते पहले उसके कोट पर सिगरेट से छेद हुआ था और उसने भिखारी को कोट दे दिया, लेकिन ये छेद कल किया गया है। इससे साफ प्रूव होता है कि वही कातिल है। वो झूठ बोल रहा है। अब चीफ भी खुश होता है और कहता है कि मार्शल पर चार्ज शीट फाइल कर दो। मैग्रेट और उसके असिस्टेंट्स भी बहुत खुश होते हैं कि आखिर ये केस सॉल्व हो गया। हमें भी लगता है कि इन्वेस्टिगेटर हो तो ऐसा हो। कितना शानदार क्लाइमेक्स था, लेकिन नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। और यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। मैग्रेट अपने घर में चैन की नींद सो रहा होता है और तब उसके असिस्टेंट्स कॉल करके बताते हैं कि मॉन्टे स्ट्रीट में उसी स्टाइल में एक और खून हो गया है। अब मैग्रेट को टेंशन होने लगती है कि कैसे हो गया ये। वो तुरंत स्पॉट पर जाता है। वहाँ एक टीनेज गर्ल की लाश पड़ी होती है। ये 6th केस है और उस लड़की के शरीर पर 6 बार चाकू से वार किया गया है, लेकिन एक डिफरेंस है। पिछले 5 कत्लों में छाती और पीठ पर चाकू मारकर खून किया गया था, मगर इस कत्ल में सिर्फ लड़की की छाती और गर्दन पर वार किया गया है
और ये खून भी सर्जिकल नाइफ से किया गया है। अब सबको विश्वास हो जाता है कि मैग्रेट ने जिस आदमी पर चार्जशीट फाइल की है वो कातिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो लॉकअप में है। फिर वो खून कैसे कर सकता है? लेकिन मैग्रेट गहरी सोच में पड़ जाता है। अगली सुबह मैग्रेट मार्शल की वाइफ को स्टेशन लेके आता है। वहाँ मार्शल की माँ भी होती है। पुलिस वाले सोचते हैं कि मैग्रेट कर क्या रहा है। वो दोनों औरतों को एक कमरे में लॉक करके मार्शल से मिलता है। जरूर मैग्रेट ने कोई सॉलिड प्लान बनाया होगा। अब वो मार्शल की पूरी हिस्ट्री बताता है। दरअसल बचपन में ही मार्शल अपने पिता को खो चुका था और उसकी माँ ने उसे पाला है। उसकी माँ उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती रही और ऐसा करते करते वो मार्शल को उसकी मर्जी का कुछ नहीं करने देती थी। हमेशा उस पर अपना कंट्रोल रखना चाहती थी। मार्शल को घुटन महसूस होती थी क्योंकि उसकी माँ उसे अपनी तरह बनाने की कोशिश करती रहती थी। इसलिए उसे अपनी माँ से सख्त नफरत होने लगी। उसे लगा कि शादी के बाद वो इंडिपेंडेंट रह सकेगा, लेकिन उसकी माँ ने अपनी पसंद की एक लड़की से उसकी शादी करवा दी। इसके बाद वो अपनी बहू को भी कंट्रोल करने लगी। इससे मार्शल मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हो गया और अपनी माँ से छुटकारा पाने के लिए वो अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहने लगा। उसके बाद वो अपनी माँ से मिलने कभी नहीं जाता था। उसे लगा कि अब वो अपनी मर्जी से रह पाएगा, पर धीरे धीरे उसकी पत्नी भी वही करने लगी जो मार्शल की माँ करती थी। मार्शल को प्रोटेक्ट करने के नाम पर वो मार्शल को उसकी मर्जी का कुछ भी नहीं करने देती थी। मार्शल ने जिस कोट को पहनकर कत्ल किया था वो भी उसकी पत्नी की पसंद का ही कोट था। वो अपनी मर्जी का कोट भी नहीं पहन सकता था, ना ही ले सकता था। वो इस मेंटल टॉर्चर को सह नहीं सका और किसी पर अपना आक्रोश निकालना चाहता था। इसलिए वो अपनी माँ और पत्नी जैसे दिखने वाली औरत को सिलेक्ट किया करता था और रात के अंधेरे में उनका खून किया करता था। मैग्रेट ये सब कुछ मार्शल को ही बता रहा होता है। मार्शल रोने लगता है क्योंकि यही सच है। और तब मैग्रेट एक और बात बताता है कि तुम्हारी माँ और पत्नी दोनों वाकई तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, इसलिए उनमें से किसी एक ने कल रात उसी स्पॉट पर एक लड़की का खून किया है। अगर ये प्रूव हो गया कि तुम कातिल नहीं हो तो तुम रिहा हो जाओगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारी पत्नी और माँ फिर तुम्हें अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगी। ये सुनकर अब मार्शल को बहुत गुस्सा आ जाता है और तब उसकी माँ और पत्नी वहां पर आती है। उसकी पत्नी कहती है कि कल रात भी खून हुआ है, मतलब मेरे पति निर्दोष हैं। मार्शल की माँ कहती है कि अब तो समझ गए ना कि मेरे बेटा खूनी नहीं है, फिर उसे छोड़ते क्यों नहीं? और तब मार्शल उन पर चिल्लाता है कि सारी मुसीबत की जड़ तुम दोनों हो। मैं तुम दोनों से सख्त नफरत करता हूँ, इसलिए मैंने उन औरतों का खून किया था। इस तरह वो सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। दूसरे ऑफिसर्स दंग रह जाते हैं कि मैग्रेट ने इतना सब कुछ कैसे पता लगा लिया। और तब मैग्रेट पूछता है कि मार्शल ने 5 खून किए हैं, लेकिन कल रात का कत्ल आप दोनों में से किसने किया है? तब माँ रोती हुई कहती है कि मैंने अपने बच्चे को बचाने के लिए खून किया है। जब आप और मैं यही सोच रहे हैं कि चलो आखिर ये केस भी सॉल्व हो गया, तभी अचानक मैग्रेट मार्शल की माँ से पूछता है कि तुमने जिस लड़की का खून किया था उसकी ड्रेस का कलर क्या था? अब मार्शल की माँ बस देखती रह जाती है क्योंकि वो नहीं जानती। इतने में मार्शल की पत्नी कहती है कि उस लड़की ने ब्लू कलर ड्रेस पहना हुआ था, यानी कि छठा कत्ल उसने किया था। वो मार्शल के पास आकर कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें बचाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। एक्चुअली मार्शल को तो खुश होना चाहिए, उसकी पत्नी ने उसको बचाने के लिए सब किया, लेकिन उसे लगता है कि अगर वो इस केस में बच भी गया तो उसकी पत्नी उसे चैन से जीने नहीं देगी, प्रोटेक्ट करने के नाम पर उसे मेंटली टॉर्चर करेगी। इसलिए वो रोता हुआ कहता है कि आई हेट यू। और इस तरह मैग्रेट दोनों कातिलों को अरेस्ट कर लेता है। वो अपने ऑफिस में बैठकर सोच रहा होता है कि ये कत्ल क्यों हुए। उसे लगता है कि हद से ज्यादा प्यार भी हथकंडी बन जाता है। यही मार्शल के साथ भी हुआ। उसके ख्यालों के बीच उसकी पत्नी कॉल करके पूछती है, क्यों जी, इस बार केस खत्म हुआ कि नहीं? मैग्रेट कहता है कि 100% खत्म हो गया। वो पूछती है, तो क्या आज रात मूवी देखने चले? मैग्रेट कहता है कि मूवी में क्या रखा है, असली कहानी तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, मैग्रेट की कहानी। ये कहकर मैग्रेट दो केसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करने की खुशी में अपनी हैट पहन लेता है और वहां से बाहर। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर होती है खत्म। लेकिन दोस्तों इस सीरीज में और 3 मूवीज हैं जिनमें एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग केसेस हैं। अगर आप सेकंड मूवी और उसके आगे की मूवीज देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उसी के आधार पर हम आगे की वीडियोस पब्लिश करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।